वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां पर आपको कई डिफिकल्ट टॉपिकों को बड़े ही आसान और ट्रिक के साथ में समझाया जाता है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है खानवा का युद्ध। दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि आपको ये खानवा का युद्ध मूवी की तरह याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों टॉपिक। खानवा का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था, इस कब का जवाब है दोस्तों 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था दोस्तों? 17 मार्च 1527 को। और दोस्तों ये क्यों हुआ था, इस क्यों का जवाब देने के लिए दोस्तों हमें एक साल पीछे जाना होगा, 1527 से 1526 में। दोस्तों उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। दिल्ली की हुकूमत किसके हाथ में थी दोस्तों? इब्राहिम लोदी के हाथ में। दोस्तों इब्राहिम लोदी के समकालीन उस समय शासक थे मेवाड़ के राणा सांगा। कौन थे दोस्तों? मेवाड़ की राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा की शक्तियां दिन पे दिन बढ़ रही थी, सभी राजाएं उनकी बात मानते थे और राणा सांगा की इन बढ़ती हुई शक्तियों से इब्राहिम लोदी बहुत भयभीत था, काफी ज्यादा भयभीत था दोस्तों इब्राहिम लोदी। लेकिन दोस्तों ये तो इब्राहिम लोदी की तरफ पहली समस्या थी। जो सबसे बड़ी समस्या और परेशानी उनका इंतजार कर रही थी वो थे बाबर। बाबर जो थे दोस्तों काबुल और अफगानिस्तान को जीतता हुआ हिंदुस्तान की तरफ आ जाता है और फिर एक युद्ध होता है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत की नींव रखी थी 1526 में। और दोस्तों अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है दोस्तों? बाबर। अब दिल्ली की हुकूमत किसके हाथ में आ जाती है दोस्तों? बाबर के हाथ में दोस्तों। और बाबर के जो समकालीन उस समय शासक थे वो थे मेवाड़ के राणा सांगा। कौन थे दोस्तों? मेवाड़ के राणा सांगा। दोस्तों बाबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि वह इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान का बादशाह पूरी तरीके से नहीं बन पाया है। अगर उसे हिंदुस्तान की बादशाह पूरी तरीके से हासिल करनी है तो उसे मेवाड़ के राणा सांगा को हराना होगा। इसके लिए दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि बाबर हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से हुकूमत हासिल करना चाहता था, इसलिए दोस्तों ये खानवा का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये खानवा का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, इन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब ये पता करते हैं कि ये युद्ध कैसे हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध दोस्तों कैसे हुआ था, अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है बाबर। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है दोस्तों? बाबर। और बाबर के समकालीन उस समय शासक थे वो थे मेवाड़ के राणा सांगा। दोस्तों बाबर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि वह जब तक राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों का दमन नहीं कर देता, उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर देता, तब तक वह हिंदुस्तान की बादशाहत पूरी तरीके से हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों बाबर क्या करता है, राणा सांगा को युद्ध की चुनौती दे देता है और राणा सांगा इस युद्ध की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों आपसी सूझबूझ से ये तय करते हैं कि जो युद्ध किया जाएगा वो खानवा के मैदान में किया जाएगा। दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध होगा वो खानवा के मैदान में होगा। इसलिए दोस्तों इस युद्ध को क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो खानवा के मैदान में लड़ा गया था। ये खानवा का मैदान है दोस्तों, उसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को खानवा का युद्ध कहते हैं दोस्तों। ये खानवा का मैदान है दोस्तों, जो वर्तमान के अंदर एक खानवा गांव है जो कि रूपवास तहसील और जिला भरतपुर में मौजूद है। ये खानवा का मैदान दोस्तों वर्तमान के अंदर खानवा गांव है जो कि रूपवास तहसील और जिला भरतपुर में मौजूद है। दोस्तों जब भी कोई युद्ध या कोई भी सभ्यता उजागर होती है वो किसी न किसी नदी के तट के किनारे होती है। दोस्तों ये युद्ध भी एक नदी के तट के किनारे लड़ा गया था जो था गंभीरी नदी। दोस्तों ये युद्ध गंभीरी नदी के तट के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों युद्ध की डेट तय हो गई थी और युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा ये भी तय हो गया था। अब दोस्तों दोनों शासक युद्ध शुरू होने से पहले कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों राणा सांगा क्या कार्य करते हैं? वो पाती पर्वन की प्रथा चलाते हैं खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले। इस पाती पर्वन की प्रथा क्या थी दोस्तों? इस पाती पर्वन की प्रथा के तहत राणा सांगा ने सभी राजाओं को पत्र लिखे थे इस खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का सहयोग करने के लिए। इसलिए दोस्तों इस पाती पर्वन की प्रथा के तहत काफी सारे राजा
इस युद्ध में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बाबर ने क्या किया था, दोस्तों बाबर ने एक तगमा कर होता है, उस तगमा कर को हटा दिया था। दोस्तों ये तगमा कर क्या होता है, ये तगमा कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो कि बाबर ने हटा दिया था युद्ध शुरू होने से पहले। और दूसरा दोस्तों बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी। दोस्तों बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर इस युद्ध में हमारी हार होती है तो ये हमारी हार नहीं होगी, ये हमारे धर्म की हार होगी। इसलिए इस युद्ध को, इस खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। दोस्तों युद्ध शुरू होने से पहले काफी सारे राजा इस पाती परवन प्रथा के तहत मेवाड़ की धरती पर आना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों अब मेवाड़ की धरती पर कौन कौन आता है दोस्तों, दोस्तों आमेर से कौन कौन आता है, आमेर से आते हैं दोस्तों, आमेर से आते हैं पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा। दोस्तों ये पृथ्वीराज कछवा राणा सांगा से बहुत पहले से ही प्रभावित थे और इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सांगा ही रख दिया था। दोस्तों मेड़ता से कौन आया था, मेड़ता से आते हैं दोस्तों रतन सिंह, मेड़ता से कौन आता है दोस्तों, रतन सिंह। दोस्तों ये रतन सिंह रिश्ते में राणा सांगा के समधी लगते थे, राणा सांगा के समधी लगते थे। दोस्तों रतन सिंह की पुत्री मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, इसलिए दोस्तों मेड़ता से रतन सिंह राणा सांगा का सहयोग करने के लिए आते हैं। दोस्तों मारवाड़ से कौन आया था, मारवाड़ से आते हैं दोस्तों कुंवर मालदेव, कौन आता है दोस्तों, मालदेव। दोस्तों उस समय मारवाड़ का जो शासक था वो था राव गंगा, कौन था दोस्तों, राव गंगा। दोस्तों राव गंगा अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा का सहयोग करने के लिए 4000 सेना के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजते हैं। तो मारवाड़ से कौन आया था दोस्तों, मालदेव। दोस्तों झाला अज्जा भी इस युद्ध में शामिल होते हैं, झाला अज्जा। और दोस्तों बागड़ से कौन आया था दोस्तों, बागड़ से आते हैं महारावल उदय सिंह, महारावल उदय सिंह। और दोस्तों गजनेर से कौन आया था, गजनेर से आते हैं दोस्तों अशोक परमार, गजनेर से कौन आया था दोस्तों, अशोक परमार। और दोस्तों अलवर दुर्ग के निर्माता हसन खां मेवाती भी इस युद्ध में शामिल होते हैं, हसन खां मेवाती। अलवर दुर्ग के निर्माता हसन खां मेवाती भी दोस्तों इस युद्ध में शामिल होते हैं। दोस्तों इस युद्ध में करमचंद्र पवार, करमचंद्र पवार भी दोस्तों इस युद्ध में शामिल होते हैं। दोस्तों करमचंद्र पवार कौन थे, दोस्तों राणा सांगा अपने शुरुआती समय में जंगलों में, दोस्तों राणा सांगा अपने शुरुआती संघर्ष के समय में जंगलों में रहा करते थे और उस जंगलों में जिस व्यक्ति ने राणा सांगा का सहयोग किया था, आश्रय दिया था, वो थे करमचंद्र पवार। दोस्तों करमचंद्र पवार भी इस युद्ध में शामिल होते हैं। दोस्तों इस पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजा मेवाड़ की धरती पर इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, और राणा सांगा के सहयोग से युद्ध की रणनीति बनाई जा रही होती है। दोस्तों किस प्रकार हरावल का नेतृत्व हसन खां मेवाती करेंगे और हमारी जो सेना होगी वो तलवारों के साथ में युद्ध करेगी, इस प्रकार की युद्ध की रणनीति बनाई जा रही होती है दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग में। दोस्तों जब युद्ध की रणनीति बनाई जा रही होती है तो वहाँ एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था सैलदी तबर। दोस्तों ये सैलदी तबर क्या करता है, राणा सांगा की जो युद्ध की रणनीति होती है वो बाबर को जाकर बता देता है। दोस्तों जब सैलदी तबर क्या करता है, राणा सांगा की युद्ध की रणनीति बाबर को जाकर बता देता है, और दोस्तों अब बाबर को राणा सांगा की युद्ध की रणनीति पता चल जाती है। और दोस्तों होता ये है कि राणा सांगा का जो पक्ष होता है वो युद्ध शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों युद्ध की डेट आ जाती है 17 मार्च 1527 और गंभीरी नदी के तट के किनारे दोस्तों खानवा के मैदान में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। दोस्तों राणा सांगा की तरफ से जो युद्ध की रणनीति बनाई गई थी वो ये थी कि जो सेना के आगे का हिस्सा होगा, आगे का जो नेतृत्व संभालेगा, सेना की आगे का जो नेतृत्व संभालेगा वो हसन खां मेवाती संभालेंगे। और दोस्तों सेना के आगे का जो हिस्सा होता है उसे हरावल कहते हैं। तो हरावल का नेतृत्व कौन संभालेगा दोस्तों, हरावल का नेतृत्व संभाल रखा था राणा हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने। दोस्तों इस तरीके से
हसन खां मेवाती ने सेना की आगे का हिस्सा संभाल रखा था। दोस्तों इस तरीके से सेना पीछे थी, इस तरीके से दोस्तों सेना पीछे खड़ी हुई थी और आगे का जो हिस्सा संभाल रखा था दोस्तों हसन खां मेवाती ने संभाल रखा था। दोस्तों हसन खां मेवाती के इस सेना के पीछे खड़े हुए थे राणा सांगा। इस सेना के पीछे खड़े हुए थे राणा सांगा, राजमुकुट धारण करते। राणा सांगा खड़े हुए थे सेना के पीछे राजमुकुट धारण किए हुए। और दोस्तों और इनके पीछे खड़े हुए थे जो पाती परवन प्रथा के तहत लोग आए थे दोस्तों, वो इस तरीके से खड़े हुए थे। पृथ्वीराज कछवा, अशोक परमार, उदय सिंह, रतन सिंह, झाला अज्जा, करमचंद्र पवार और दोस्तों कुंवर मालदेव। दोस्तों ये लोग अपनी अपनी सेना के साथ में राणा सांगा का सहयोग करने के लिए पीछे खड़े हुए थे। इस तरीके से दोस्तों राणा सांगा की युद्ध की रणनीति थी। सबसे पहले हरावल का नेतृत्व, आगे का जो हिस्सा था वो संभाल रखा था हसन खां मेवाती ने। इसके पीछे सेना खड़ी हुई थी और उसके पीछे राणा सांगा खड़े हुए थे। और राणा सांगा के पीछे जो पाती परवन प्रथा के तहत लोग आए थे अपनी सेना लेकर के, वो खड़े हुए थे। इस तरीके से राणा सांगा की युद्ध की रणनीति थी दोस्तों। दूसरी तरफ थे दोस्तों बाबर। दोस्तों दूसरी तरफ थे बाबर। बाबर ने क्या किया था दोस्तों, बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई थी, यानी कि युद्ध में तोपों का यूज़ किया था। पहली बार किसी व्यक्ति ने जिसने युद्ध में तोपों का यूज़ किया हो वो कौन था दोस्तों, बाबर ही था। बाबर ने बाईं तरफ दोस्तों 5000 सेना धनुष बाण लिए खड़ी कर दी थी, जिसका नेतृत्व रूमीर खान ने संभाल रखा था। और दोस्तों दाईं तरफ 5000 सेना धनुष बाण लिए खड़ी कर दी थी बाबर ने, जिसका नेतृत्व मुस्तफर खान ने संभाल रखा था। दोस्तों इस तरीके से बाबर ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था और इस तरीके से युद्ध की रणनीति बनाई थी। दोस्तों युद्ध शुरू होता है और जो सेना होती है दोस्तों, कुछ सेना दोस्तों राणा सांगा की वो सीधे आक्रमण करती है बाबर की सेना पर। दोस्तों बाबर क्या करता है, तोप चलवा देता है, जिससे ये वाली जो सेना होती है वो धराशायी हो जाती है दोस्तों। कुछ सेना दोस्तों रूमीर खां की नेतृत्व वाली सेना की तरफ आक्रमण करती है हाथों में तलवार लिए। दोस्तों रूमीर खां के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसके हाथों में धनुष बाण थे, इसलिए वो तीर चला देते हैं दोस्तों और ये सेना भी दोस्तों धराशायी हो जाती है। दोस्तों कुछ सेना जो होती है वो मुस्तफर खां के नेतृत्व वाली सेना की तरफ आक्रमण करती है दोस्तों, और वो भी सेना क्या हो जाती है दोस्तों, धराशायी हो जाती है। दोस्तों समय ऐसा आता है कि राणा सांगा की जो सेना होती है वो कमज़ोर पड़ती जाती है दोस्तों। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि एक तीर सीधे राणा सांगा को जाके लग जाता है दोस्तों, और दोस्तों राणा सांगा युद्ध स्थल पर ही मूर्छित हो जाते हैं। दोस्तों राणा सांगा युद्ध स्थल पर मूर्छित हो जाते हैं और कुंवर मालदेव राणा सांगा को सुरक्षित बसपा दौसा ले जाते हैं, जहां पर उनका इलाज कराया जाता है दोस्तों युद्ध स्थल पर झाला अज्जा राणा सांगा का राजमुकुट धारण करते हैं और दोस्तों वीरता से युद्ध लड़ते हैं। दोस्तों होता ये है कि तोपों के आगे तलवारें नहीं टिक पा रही थी और दोस्तों इस खानवा के युद्ध में आखिर में बाबर की विजय होती है दोस्तों इस बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की दोस्तों इस युद्ध में हार होती है। दोस्तों राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना से काफ़ी अधिक थी, फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय होती है दोस्तों। इसका मूल कारण था सैलदी तंवर का विश्वासघात। दोस्तों बसपा दौसा से दोस्तों राणा सांगा को मेवाड़ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और ये युद्ध भी यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।